कुछ व्यूअर्स ऐसा सोचते हैं कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो लॉजिक वाली होती है, तो हम उसमें स्कोर कर पाएंगे। इंग्लिश में लॉजिक नहीं लगने की वजह से हमारे कभी अच्छे मार्क्स इंग्लिश के अंदर नहीं आएंगे। अगर आप उन व्यूअर्स में से हो तो इस क्लास को मैं डिज़ाइन करता हूँ आप ही लोगों के लिए जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और इंग्लिश को आज भी लॉजिक के साथ नहीं सीख पाए हैं। इस क्लास में मैं सिखाता हूँ मैथमेटिक्स वाला लॉजिक इंग्लिश के अंदर लगाना कैसे लगाया जाता है। हर लाइन को मैंने उस तरह से डिज़ाइन किया है, हर मिनट उस तरह से डिज़ाइंड है कि हर सेंटेंस में से कोई क्वेश्चन निकले जो आपके एग्ज़ाम में आपको फेस करना हो आगे जा कर के। तो फोकस के साथ अगर आप इस क्लास को देख सकते हैं ना, पेशेंस के साथ, तो 4 से 6 घंटे की लर्निंग इस क्लास के अंदर है। फटाफट से शुरू करूंगा द स्वाम नाम के इस फर्स्ट एडिटोरियल को आज सुबह के अपने खास अंदाज के अंदर। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जिस कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा हूँ ना, 10 मिनट के अंदर वो आपके अंदर से बोलेगा। वो कॉन्फिडेंस आप नहीं बोलोगे, आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा। चलिए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है द स्वाम। अब देखो स्वाम क्या होता है। स्वाम का मतलब होता है बहुत बड़ा झुंड। किन लोगों का? जनरली जानवरों का, पंछियों का, कीड़ों मकोड़ों का। कह रहे स्वाम आ गया कहीं से, बहुत बड़ा झुंड आ गया है जानवरों का, पंछियों का या मकोड़ों का। स्वाम वर्ड तो आपने समझ लिया। इससे मिलते जुलते या इसके सिनोनिम्स मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। होर्ड, बेवी, लीजन और फ्लॉक। फ्लॉक आप अच्छे से जानते होंगे, पक्षियों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं। ये बेबी बहुत अच्छा वर्ड है ना, होर्ड और बेबी, इनको ध्यान रखना। बेबी जनरली इंसानों के झुंड को भी बोलते हैं, औरतों के झुंड को भी बोलते हैं और पक्षियों के झुंड को भी बोलते हैं, है ना। तो ये सब के सब झुंड से रिलेटेड ही वर्ड्स हैं, चारों के चारों वर्ड्स। चलो देखते हैं कहाँ से आया है और क्यों आया है। कह रहे लॉकस्ट इन वेस्टर्न पार्ट्स एड अ न्यू डिमेंशन टू अदर डिजास्टर्स फेसिंग इंडिया। कह रहे जो टिड्डे हैं ना, ये लॉकस्ट क्या बोलते हैं? टिड्डे बोलते हैं अपने इनको हिंदी में। कह रहा है जो टिड्डी गैंग आ रही है ना, लोकस्ट गैंग, कहाँ पे? वेस्टर्न पार्ट्स में, हमारे पश्चिमी क्षेत्रों में। कह रहा है वो जो गैंग है ना, ऐड करती है, जोड़ देती है एक नई डायमेंशन को, एक नए आयाम को। अच्छा किसके अंदर? कह रहा है अदर डिजास्टर्स, दूसरे डिजास्टर्स में जो फेस कर रहे हैं इंडिया को, जो सामना कर रहे हैं इंडिया का। समझो सेंटेंस को। ये लोकस्ट का जो मामला है ना, ये जोड़ देता है एक नए आयाम को, नए डायमेंशन को, एक नई चीज़ को उन डिजास्टर्स में, उन आफतों में जिसको इंडिया फेस कर रहा है या जो आफतें इंडिया को फेस कर रही हैं। समझ गए सेंटेंस को? सेंटेंस सिंपल है। इसमें आ जाओ पीछे की ग्रामर के अंदर। ऐड न्यू डायमेंशन टू। अब कभी कभी ऐसा आएगा ऐड न्यू डायमेंशन अप, तो मतलब दो फ्रेजल वर्ब्स हैं अपने पास, एक तो ऐड टू, एक ऐड अप। बिल्कुल मैथमेटिक्स के अप्रोच से चल रहा हूँ मैं। कभी कभी ऐड टू आएगा, कभी कभी ऐड अप आएगा। दोनों का मतलब एक जैसा ही होता है, जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना। पर इनमें फ़र्क है एक। अब देखो कैसे। ऐड टू का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना। ऐड अप का मतलब होता है किसी चीज़ को मैथमेटिकली इंक्रीज़ करना। जैसे आपने दो आंकड़ों को जोड़ा, जैसे किसी ने कैलकुलेशन लगा कर किसी चीज़ को जोड़ा, तो वो करेगा ऐड अप। और अगर आप किसी चीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हो ना, तो करेंगे ऐड टू। समझ गए ना? सिंपल है कॉन्सेप्ट बिल्कुल। अच्छा एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ। द वायरस हैज़ एडेड टू आवर प्रॉब्लम्स। वायरस ने इंक्रीज़ कर दिया है, इजाफा कर दिया है हमारी प्रॉब्लम्स में। अब यहाँ कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठा वायरस, है ना, उसने तो इजाफा कर दिया, इंक्रीज़ करने का काम कर दिया। समझ गए? अगला देखो। द नेकलेस, नेकलेस गलत लिख दिया मैंने, नेकलेस। द नेकलेस एडेड टू हर ब्यूटी। इस नेकलेस ने इजाफा कर दिया उसकी खूबसूरती में, उसकी ब्यूटी में, है ना, इजाफा कर दिया। अब एडअप को देखते हैं। 5 and 5 एडअप 10। 5 और 5 मिल करके, जुड़ करके 10 हो जाते हैं। 5 and 5 एडअप 10। शी एडेड अप द फिगर्स एंड कैलकुलेटेड 130। उसने जोड़ा मैथमेटिकली फिगर्स को और कैलकुलेट कर दिया 130। समझ गए मेरी बात को? ऐड अप मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ऐड टू किसी चीज़ को इंक्रीज करना। कन्फ्यूजन होती है, कॉमन एरर के क्वेश्चंस हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार में समझ सकते हो अगर आप समझ जाओ तो। दूसरी चीज़ डायमेंशन, मैंने बताया था आपको, आयाम, एस्पेक्ट बोलते हैं इसको, है ना, डायमेंशन को। अगर इस वर्ड को आपको समझना है ना, तो 2D 3D वर्ड को आप याद करें। 2D फिल्म क्या होती है, 3D फिल्म क्या होती है। थर्ड डायमेंशन, 3 डायमेंशन वाली फिल्म में 3 डायमेंशन आ जाती है। आप ऐसा भी देख सकते हैं सामने वाले को जैसा वो आपके पास आ रहा हो, है ना। अगर आप कोई एनिमेटेड मूवी देखने जाएंगे 3D, तो डायमेंशन वहीं से निकली है, एक नई डायमेंशन ऐड हो गई है इस डिजास्टर के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। सारे के सारे ग्रीन हर रोज़ की तरह सब्जेक्ट्स हैं पूरे एडिटोरियल के,
और सारी की सारी पिंक्स हैं वर्ब्स। येलो के अंदर स्पेशल वर्ड्स हैं जिनके ऊपर मैंने आपका ध्यान खींचना चाहा है येलो कलर के अंदर, और ब्लैक के अंदर ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे मैं आपका अलग से ध्यान खींचना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो कलर का नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बता दिया है। अब आपको ये करना है ग्रीन्स को और पिंक्स को खास ध्यान देना है। जैसे ही मैं बोलूँ ये सब्जेक्ट है, ये ग्रीन है, जैसे ही आपने देख लिया ग्रीन है, आपके दिमाग के हिसाब से भी आपको तोल करके देखना है वो सब्जेक्ट बन रहा है नहीं बन रहा। इस प्रैक्टिस को करने से आपकी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व होगी इंग्लिश की। क्या, मुझे तो सेंटेंस समझ में नहीं आते, मुझे डर लगता है इंग्लिश से, अब डर लगना बंद हो जाएगा अगर ग्रीन और पिंक को आप पकड़ दो मेरे साथ। एक और चीज़ आपसे शेयर करनी है, मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए इन लेक्चर्स का मेरे टेलीग्राम से इनकी एडवांस में PDF आप उठाएं। टेलीग्राम ग्रुप मेरा दिखा देता हूँ आपको, देखो ऑफिशियल YET नो चैट्स इस ग्रुप का नाम है, 5-6 हज़ार इसमें मेंबर्स हैं। जा करके यहाँ से इसको आप डाउनलोड करें। सुबह मैं बता देता हूँ मैं कौन सा करवाऊंगा शाम में, तो सुबह ही आपको मालूम चल जाएगा और PDF भी मिल जाएगी। पढ़ना तो आपको ये आखिरकार, तो पहले आप खुद पढ़ के आएँ फिर मेरे साथ पढ़ें ताकि आपको पता लगे कहाँ पर आपको ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। अब एक समरी दे रहा हूँ मैं 10-20 सेकेंड्स के अंदर ताकि आपको पता लग जाए किस बारे में लिखा हुआ है। कह रहा है लोकस्ट गैंग आ गई है, टिड्डी दल आ गया इंडिया में, इंडिया के कई पार्ट्स में फसलों को ख़राब करेगा और हर 10-5 साल से ये आता ही आता है। इस बार जो आ रहा है वो वर्स्ट है, द वर्स्ट, आज तक ऐसा नहीं आया, या कई सालों में दशकों में हमने ऐसा बुरा वाला लोकस्ट गैंग नहीं देखा। कह रहा ये आना था, इसको कोई रोक नहीं सकता। बात ये है कि ये आया किस वजह से, ये आता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं ना, रेमिफिकेशंस हैं, उनमें से एक टिड्डी दल भी है। कह रहा आदमी अपनी बेवकूफ़ियों से कब सीखेगा, पहले ग्लोबल वार्मिंग करवाता है, बाद में टिड्डी दलों से परेशान होता है। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग तो पूरी दुनिया करती है, मारेगा ये इंडिया में आकर के जो है फसलों को। तो इसका मतलब क्या, आदमी की जो मूर्खताएं हैं ना, आदमी की जो बेवकूफ़ियाँ हैं वो बॉर्डर्स को नहीं देखती। तो कह रहा है अगर ऐसा वक्त चल रहा है ना, अब बीमारियाँ चल रही हैं, टिड्डियाँ आ रही हैं, अब बॉर्डर्स पर लड़ाई बंद कर दो, क्योंकि मूर्खताएं आपकी बेवकूफ़ियाँ बॉर्डर्स के पार जाती हैं। अब बॉर्डर्स को छोड़ करके, लड़ाइयों को छोड़ करके एक दूसरे से कोऑपरेट करो। ये इसकी अच्छी बातें आज के एडिटोरियल की छोटी सी एक समरी मैंने आपको दे दी है सिंपल लैंग्वेज में। कोशिश करें इसको 5 से 6 सेंटेंसेस में कमेंट सेक्शन में लिख करके डालने की, आपका राइटिंग प्रैक्टिस अच्छा होगा, राइटिंग स्किल्स का। शुरू करें जस्ट लास्ट वीक ईस्टर्न इंडिया वॉज बैटर्ड बाय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स इन डेकेड्स एंड नाउ even as hundreds of lives are lost every day to the coronavirus, another danger lurks on the nation's west. कह रहे जस्ट लास्ट वीक, अभी पिछले ही हफ्ते, अच्छा क्या हुआ था, ईस्टर्न इंडिया वॉज बेटर्ड, ईस्टर्न इंडिया को बेटर किया गया, ईस्टर्न इंडिया अटैक के अंडर आ गया, हमले के नीचे आ गया। अच्छा किसके हमले के नीचे, बाय लगा के बताएगा। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स, आज तक के सबसे पावरफुल साइक्लोन्स में से एक साइक्लोन के, सबसे पावरफुल चक्रवातों में से एक चक्रवात के। अच्छा कौन सा चक्रवात पावरफुल, इन डेकेड्स, कई दशकों में पावरफुल जो है चक्रवात के। अच्छा क्या हुआ उसके बाद, कह रहा एंड नाउ अभी, इवन एज यहाँ तक कि जैसे कि, इवन एज यहाँ तक कि जैसे कि 100 ऑफ लाइव्स आर लॉस्ट एवरी डे, सैकड़ों जिंदगियाँ खोई जाती हैं हर रोज़, किसके सामने, टू द कोरोना वायरस के सामने। अच्छा हुआ क्या, अनदर डेंजर लर्क्स ऑन द नेशन वेस्ट, एक दूसरा डेंजर ताक में बैठा है छुप करके नेशन के वेस्ट के, नेशन के पश्चिमी क्षेत्रों के। सेंटेंस रिपीट कर दूं, सिंपल सेंटेंस है। अभी पिछले हफ्ते ही इंडिया का ईस्टर्न पार्ट हमले के नीचे आया, आज तक के सबसे पावरफुल जो है साइक्लोन्स में से एक साइक्लोन के, जो कि डेकेड्स में सबसे पावरफुल साइक्लोन्स में से एक था। और अभी यहाँ तक कि हर रोज़ हज़ारों सैकड़ों जिंदगियाँ लॉस्ट हो रही हैं कोरोना वायरस के सामने। तो कह रहा है एक नया डेंजर, एक नया खतरा ताक लगा करके बैठा है, छुप करके बैठा है इंडिया के वेस्ट के लिए। सेंटेंस समझ गए, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, ईस्टर्न इंडिया, इसकी वर्ब है वॉज बैटर्ड, 100 लाइव्स, इसकी वर्ब है ऑल लॉस्ट, डेंजर, इसकी वर्ब है लक्स। समझ लो ना, इस तरीके से हर सब्जेक्ट को अपनी अपनी वर्ब मिली हुई है। अब आते हैं पहले वोकैबुलरी पे, फिर आएंगे इसकी ग्रामर पे। बेटर करना क्या होता है, देखो जो लोग लॉ कर रहे हैं ना वो अच्छे से जानते हैं इस वर्ड को, और जो लोग जो आज तक अभी तक लॉ की, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है लॉ के बारे में, वो आज भी बैटरी को वही समझते हैं जो उनके मोबाइल में है। देखो बैटर एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी पे हमला करना। बैटरी बनता है बैटर से, जिसको हमले का पर्यायवाची बोलते हैं अपने, है ना। बैटरी मतलब हमला, असॉल्ट या अटैक। शी वॉज चार्ज्ड विद बैटरी, उस पर हमले का चार्ज लगा, शी वॉज चार्ज्ड विद बैटरी। लीगल लैंग्वेज में जानते हैं आप, जो लीगल नहीं पढ़ते उनको बता रहा हूँ मैं, बैटरी का मतलब ये भी होता है। तो आपके मोबाइल की बैटरी भी बैटरी है,
और किसी पे जो हमला किया ना आपने वो भी बैटरी है। एक ही वर्ड दोनों काम करता है। यहाँ भी पैसिव है, यहाँ भी पैसिव है। बी फैमिली की वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। सब्जेक्ट के ऊपर कुछ काम हो रहा है, सब्जेक्ट ने कुछ नहीं किया। लाइव्स को लॉस्ट किया गया, ईस्टर्न इंडिया को अटैक किया गया। समझ गए ना, ईस्टर्न इंडिया ने कुछ ना काम नहीं किया, ईस्टर्न इंडिया पे अटैक किया गया। अच्छा, दूसरी चीज़, लग नाम का वर्ड आप शायद पहली बार देख रहे हैं। क्या होता है, किसी की ताक में होते हो ना आप, छुप करके वेट फॉर एन एम्बुश करते हो, किसी पे हमला करने की कोशिश करते हो छुप करके, उसको कहते हैं लग करना। अभी टिड्डे वही कर रहे हैं, छुपे हुए कहीं पे, बस हमला किया कि किया आज किसी ना किसी के खेत में। अब आते हैं सेंटेंस की ग्रामर में। वन ऑफ द, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर बने उसमें वन जो है ना, वन उसके बाद जो ऑफ आता है ना, हमेशा उसके बाद एक प्लूरल नाउन आएगा। तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन नहीं हो सकता, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स ही होगा, क्योंकि कई साइक्लोन में से एक साइक्लोन को अपने को बाहर निकालना है। एक से ज़्यादा होंगे तभी एक को बाहर निकालेंगे। हमेशा ये सिंगुलर वर्ब्स लेता है। वन वाला कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता रखा है, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स, है ना, इनकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। हालांकि यहाँ पे इसको वर्ब देने की जरूरत अपने को नहीं पड़ी। अनदर, द अदर और अदर, इन तीनों के बीच का फ़र्क मैंने आपको कई बार बताया है। नोट करके यहाँ सोचें आप, यहाँ पे अदर डेंजर क्यों नहीं लिखा हुआ या द अदर डेंजर क्यों नहीं लिखा हुआ? पता है ना आपको, द अदर तब आएगा जब कोई चीज़ सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो पर स्पेसिफिक हो। वन ऑफ द ब्रदर्स इज अ बैंकर एंड द अदर इज अ बैंक रॉबर। दोनों भाइयों में से एक बैंकर है और दूसरा वाला बैंक का लुटेरा है। समझ गए ना, स्पेसिफिक चीज़ों की बात होगी तो द अदर, अगर स्पेसिफिक नहीं है और सिंगुलर है तो अनदर, अगर स्पेसिफिक नहीं है और प्लूरल है तो अदर। ठीक है, आज इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, कई बार करवा चुका हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा बर्जनिंग लोकस स्वार्म इन राजस्थान, गुजरात एंड इवन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश थ्रेटन्स टू एम्पलीफाई इनटू एन एग्रेरियन डिजास्टर। कह रहा है एक फलता फूलता बर्जनिंग, कौन सा, एक लोकस का स्वार्म, टिड्डियों का गैंग, कहाँ पे, इन तीनों जो है क्षेत्रों में, तीनों के तीनों राज्यों में। कह रहा है ये जो स्वार्म है ना, अब इसकी वर्ब आ गई थ्रेटन्स, ये दे रहा है चुनौती। अच्छा, किस चीज़ की, एम्पलीफाई इनटू होने की, बड़ा बन जाने की, किस चीज़ के अंदर बन जाने की, बड़ा होने की, एक एग्रेरियन डिजास्टर में, एक ऐसे तूफान में, डिजास्टर में जो है एग्रीकल्चरल, एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चरल। तो कह रहा है ये लोकस स्वार्म जो है अभी ये चुनौती दे रहा है कि मैं तो एम्पलीफाई होकर के एक एग्रेरियन डिजास्टर बन जाऊंगा, पूरे देश को भूखा मार दूंगा इस साल सारी फसलों को खा करके। समझ गए सेंटेंस को। सब्जेक्ट वर्ब आप पकड़ रहे हैं, आई होप। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पीछे लगाते हैं एस। अगर स्वार्म्स होते ना कई सारे तो यहाँ पे थ्रेटन्स ना होकर के थ्रेटन लगा होता। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पकड़ते जाए। आ जाओ सेंटेंस की वोकैबुलरी में। बर्जनिंग आपको मैंने बताया फलती फूलती, और कैसे फलती फूलती, बहुत ही तेज़ी से। इसके लिए अपने पास बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। फास्ट डेवलपिंग तो सिंपल इसका मीनिंग हो गया, समझिए ना, बहुत तेज़ी से कोई चीज़ डेवलप हो रही हो, बहुत तेज़ी से बढ़ रही हो। अच्छा, मशरूमिंग, अब ये वर्ड कहाँ से है, मशरूम कैसी होती है, आज नहीं है ना, कल सुबह आओगे वहाँ मशरूम होगी और परसों आओगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। मशरूम हमेशा बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो तेज़ी से बढ़ने के लिए हमने एक वर्ब भी बना दी मशरूमिंग, है ना, मशरूमिंग बर्जनिंग का सिनोनिम हो गया। ब्लूमिंग भी वही होता है, फल फूल लगे और बहुत तेज़ी से लगे। प्रॉस्परिंग भी वही होता है, जर्मिनेटिंग भी वही होता है, सबका मतलब होता है तेज़ी से किसी चीज़ का बढ़ना। इस वर्ड से एक दूसरा वर्ड और बनता है जिस पे ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज रहते हैं, मैं खुद भी रहा हूँ बहुत साल, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे कर दिया है इंक्लूड। देखने में लगता है क्या है ये, बॉर्जियस, क्या लगता है, बॉर्जियस। अब चाहे इसको आप जो मर्जी बोल दो, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है बॉर्जुआ, बॉर्जुआ। अब ये देखो फ्रेंच वर्ड है तो अपने इसमें जाएंगे नहीं, इसका मतलब समझो आप, अपर मिडिल क्लास। बॉर्जुआ मतलब अपर मिडिल क्लास। कैसे यूज होता है, ही हैज़ अ बॉर्जुआ मेंटालिटी, उसकी मेंटालिटी अपर मिडिल क्लास की है। ना तो वो बाइक चलाता है, समझ गए ना उसका गुजारा होता है 1000 रुपये की पॉकेट मनी में, अपर मिडिल क्लास की मेंटालिटी है, बड़े बड़े शौक है उसके, बॉर्जुआ मेंटालिटी है। शी कम्स फ्रॉम अ रिस्पेक्टेड बॉर्जुआ फैमिली, वो आती है एक बहुत ही रिस्पेक्टेड अपर मिडिल क्लास फैमिली से। इस वर्ड को आप बहुत बार इनकाउंटर करेंगे, ऐसा वर्ड है इस पर कोई तुक्का नहीं चलेगा, इसको याद ही करना आपको, बॉर्जुआ। अब ये बर्जनिंग और बॉर्जुआ है ना, दोनों मेरे को लगते थे कन्फ्यूजिंग, तो मैंने इनको अलग अलग तरीके से याद किया हो, अपने हिसाब से आप भी याद करने की कोशिश करें। एग्रेरियन, इसका मतलब होता है एग्रीकल्चरल। इंडिया हैज़ एन एग्रेरियन इकॉनमी, इंडिया की एक कृषि बेस्ड अर्थव्यवस्था है, कृषि आधारित है, एग्रेरियन है, एग्रीकल्चरल है। समझ गए ना, एग्रेरियन एक एडजेक्टिव है, एग्रीकल्चर इसका मतलब होता है। कह रहे द डेजर्ट लॉकस्ट एज अ स्पीसीज इज़ द बेन ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो डेजर्ट से आने वाला लॉकस्ट है ना, जो टिड्डी है, जो रेगिस्तान से पाई जाती है, एक स्पीसीज़ के तौर पे, एक जाति के तौर पे
एग्रीकल्चर का बेन है, हमारा कर्स है एग्रीकल्चर नाम के इस जो है ना प्रोड्यूस का, समझ गए। बेन मतलब श्राप, कर्स, कर्स बोल दो, नेमसिस बोल दो, सबका मतलब ये होता है आपके ऊपर कोई जो इल विल हो, कोई बुरी आपके ऊपर भावना हो। तो ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए एक कर्स है। मॉनिटरिंग एंड टैकलिंग पीरियोडिक आउटब्रेक्स ऑफ द मराउडिंग इंसेक्ट्स आर अमंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लोकस वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन इन जोधपुर। मॉनिटर करना और टैकल करना किसको? बार बार होने वाले आउटब्रेक्स को। आउटब्रेक क्या होता है? किसी चीज़ का तेज़ी से फैलाव। आउट मतलब बाहर, ब्रेक मतलब टूटना, किसी चीज़ का टूट करके बाहर आना और तेज़ी से फैल जाना। कह रहा मॉनिटर करना और टैकल करना बार बार होने वाले तेज़ी से फैलाव को, और किसके? इस मराउडिंग इंसेक्ट्स के। कौन से इंसेक्ट्स हैं? जो मराउडिंग हैं, लूट कटोरे हैं ये, है ना, जहाँ जाते हैं लूट करके आ जाते हैं हर चीज़ को। कह रहे ये जो काम है ना दो, ये हैं दो काम आर अमंग द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स में से एक, और किसके? इस ऑर्गेनाइजेशन के जो कि बेस्ड है जोधपुर के अंदर। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का यही काम है, जोधपुर में बैठती है, मॉनिटर करती है और टैकल करती है कैसे टिड्डे कहाँ पे कितने पैदा हो रहे हैं, उनको कैसे मारा जाए। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ मराउडिंग, नया वर्ड है आपके लिए। मराउड नाम की एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है लूटना, प्लंडर करना, किसी जगह पे अफरा तफरी मचा देना, चोरी चकारी करना। तो ये इंसेक्ट्स ऐसे ही हैं, जहाँ जाते हैं फसलों की चोरी करते हैं, खा जाते हैं, लूट लेते हैं फसलों को, समझ गए ना, इसलिए इनको लिखा अपने मराउडिंग। इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम है लूटने का, रैनसैक। इसको याद करने का तरीका क्या है? आप रन हो गए हो, भाग गए हो, सैक को लेके, बोरे को, किसी का सारा पैसा लेके बोरे में डाल के आप रैनसैक हो गए, आप गए, फरार हो गए, समझ गए। रैनसैक ये होता है लूट करके किसी का पैसा जो है भाग जाना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ग्रामर थोड़ी हैवी होगी, ध्यान से देखना। देयर वर 13 लॉगस अपसर्जेस from 64 to 1997 and after 2010 there was no large scale bleeding reported। कह रहे 13 लोकस्ट अपसर्जेस थी। अपसर्ज क्या होता है? अब मतलब ऊपर, सर्ज मतलब चढ़ाव, किसी चीज़ का फिर से निकल करके आना, ऊपर की तरफ निकल करके आना। तो कह रहे 13 बार लोकस्ट निकल करके आए हैं, अपसर्ज होकर के आए हैं, कहाँ पे? 1964 से 1997 के बीच में। और क्या हुआ उसके बाद? कह रहा 2010 के बाद है ना, वहाँ पे कोई भी लार्ज स्केल ब्रीडिंग नहीं हुई है जो हुई हो रिपोर्ट। 2010 के बाद हमने सुना ही नहीं कि 550,000 टिड्डे कहीं पे पैदा हुए हों। ऐसी लार्ज स्केल ब्रीडिंग के बारे में हमने नहीं सुना। सेंटेंस के अंदर एक बहुत अच्छा ग्रामर कॉन्सेप्ट है जो कि बुक्स के अंदर किसी भी जगह नहीं दिया हुआ आपको, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता ये चीज़ें ना बेसिक होती हैं और सबसे पहले बेसिक के अंदर बच्चों को पढ़ानी चाहिए। मेरे को लगता है जो बड़े बड़े हाईफाई राइटर्स हैं ना, वो सोचते हैं सब लोग इन चीज़ों को समझते होंगे, पर इंडिया में तो नहीं समझते, मुझे पता है। देखो मैंने यहाँ पे देयर को एडवर्ब, देयर को मैंने सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट तो मैंने इसको बनाया। यहाँ देखो देयर को सब्जेक्ट बनाया, यहाँ तो सब्जेक्ट इसको बनाया। सेंटेंस ऐसा है, देयर वॉज नो लार्ज स्केल ब्रीडिंग। आपका दिमाग कहेगा देयर सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, यहाँ पे देयर सब्जेक्ट है, वर इसकी वर्ब है। अगर ऐसा होता ना, देयर सब्जेक्ट होता, तो देयर की वर्ब यहाँ पे वॉज होती और यहाँ पे वर ना होती, या तो दोनों तरफ वॉज होती है, दोनों तरफ वर होती। कहने का मतलब क्या है? जब देयर देयर है तो वर्ब तो उसकी सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। ऐसा नहीं है एक बार वॉज लगी एक बार वर लगी। इससे हमें क्या पता चला? अगर कॉन्सेप्ट हम लगाएं तो हमें ये पता लगा देयर सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। अच्छा सर अब सब्जेक्ट नहीं है तो ये है क्या? अच्छा अब देख लो फटाफट से, पहले आप करेंगे कोशिश, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये 4 क्वेश्चंस मैंने ऐसे उठाए हैं जो जनरली एग्जाम के अंदर आपको इस तरह के एरर के क्वेश्चंस मिलते हैं। इन चारों मुझे आप एरर बताओ, पहले अपना दिमाग बुद्धि चलाओ, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ और उसके पीछे के क्वेश्चंस भी बताता हूँ। चलो कोशिश ज़रूर करना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और जो कोशिश नहीं करेंगे लिख करके दे रहा हूँ, परेशान रहोगे आप, सिलेक्शन तो नहीं ले पाओगे। चलो, अपॉन रीचिंग होम शी फाउंड आउट। चलो पहले कॉन्सेप्ट बता दूंगी आपको, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट ये है, मैंने आपको बताया देयर कैन नेवर बी ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कभी भी नाउन का काम नहीं करता, प्रोनाउन नहीं होता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अच्छा क्या बनेगा सर? सर ये बनेगा एडवर्ब, हमेशा और हमेशा बनेगा एडवर्ब का काम करेगा। और कभी कभी आप इसको बोल सकते हो डमी सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट? देखने में सब्जेक्ट है पर एक्चुअल में सब्जेक्ट नहीं है। अब देखो कैसे बनता है, फटाफट से 2 सेंटेंसेस से आप समझ आओगे। सम लीव्स आर देयर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे, वहाँ पे, कहाँ पे? ग्राउंड पे कुछ लीव्स पड़ी हैं, कुछ पत्तियाँ पड़ी हैं। इसी सेंटेंस को मैं एक दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, देयर आर सम लीव्स ऑन द ग्राउंड। वहाँ पे ग्राउंड पे कुछ पत्तियाँ पड़ी है। दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है। पहले में सब्जेक्ट है आपका सम लीव्स, दूसरे में सब्जेक्ट है देयर। इसको इसलिए कुछ लोग डमी सब्जेक्ट बोल देते हैं, मैं इस चीज़ को यहाँ से निकाल देता हूँ। डमी सब्जेक्ट जैसा कुछ मत समझो, आप समझ लो सेंटेंस इन्वर्टेड है,
एड वर्ब से शुरू हो रहा है, सेंटेंस की वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले आ गई है, इसलिए ये सेंटेंस है इन्वर्टेड। इन्वर्जन यही होता है ना, सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले ले आओ तो आप इन्वर्टेड कर दोगे। तो देखो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे देयर शुरू में आ गया है और शुरू में आने के कारण जब जब ये आएगा अपनी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस की पहले खींच लेगा, सब्जेक्ट जो सम लीव्स है उसको बाद में लाएगा। अगर इतना समझ गए ना आप, अब फटाफट जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे। अगर यहाँ पे सम लीव्स हैं तो आर लगा हुआ है। अगर ये सेंटेंस को मैं ऐसा लिख दूँ, अ लीफ, क्या लिख दूँ, अ लीफ, तो आर आएगा क्या यहाँ पे, ऐसा आएगा, अ लीफ इज़ देयर ऑन द ग्राउंड। और जैसे ही मैं इसको इन्वर्टेड करूँगा ना तो ऐसा आएगा, देयर इज़ अ लीफ ऑन द ग्राउंड। इसलिए कभी कभी देयर के बाद इज लगा होता है, कभी कभी देयर के बाद आर लगा होता है। जो सब्जेक्ट आ रहा है ना इज या आर के बाद, एक्चुअल में उसके हिसाब से इज आ रहा है, देयर के हिसाब से नहीं आया। अब देखो इतना समझ गए तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। फटाफट से 4 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा आपके सामने, फिर इसके बाद इस पर अपने क्विज करेंगे, आप सॉल्व करोगे बाकी क्वेश्चंस। फटाफट करें, चलो तीसरे चौथे शुरू करते हैं। देयर वॉज 5 days लेफ्ट, 5 दिन बचे थे। देयर वॉज 5 days लेफ्ट। अब क्या करूँ, 5 days को देख लूँ, 5 days तो प्लूरल होता है, काउंटेबल है, तो वाज का क्या काम है, कोई काम नहीं है सर, तो हटा मारो ना इसको यार। देयर वर 5 days लेफ्ट, ठीक है ना। अगला देख लो, देयर हैव बीन मिल्क ऑन द किचन फ्लोर, किचन के फ्लोर पे मिल्क है थोड़ा सा, है ना, रखा हुआ मिल्क। अच्छा, मिल्क को काउंट कर सकते हो सर, नहीं कर सकते। इसको तो वॉल्यूम बता सकते हो आप, जिस जिस चीज़ की यूनिट होती है ना अलग से, कभी भी वो चीज़ काउंटेबल नहीं होती। जैसे मिल्क है, आयरन है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप यूनिट में तोलते हो, किलो में तोलते हो, लीटर में तोलते हो, उसको कभी भी अपने काउंट नहीं कर सकते। काउंट करना तो सीधे बोल देते 5 मिल्क देना भैया, 2 मिल्क देना भैया, 1 मिल्क देना, ऐसा नहीं है। तो मतलब इस चीज़ का कोई काउंटेबल फॉर्म नहीं होता, इस चीज़ को अपने प्लूरल की तरह कभी भी ट्रीट नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल नहीं सिंगुलर होते हैं। तो देयर हैज़ बीन मिल्क ऑन द किचन फ्लोर। अब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, अब ध्यान से देखना। अपॉन रीचिंग होम शी फाउंड आउट दैट द होम हैड बीन रैनसैक्ड। ऊपर वर्ड बताया था ना मैंने, घर पहुंच के उसको पता लगा कि घर को रैनसैक किया गया है, घर को लूट खसोर की गई है घर के अंदर, किसके द्वारा, थीव्स के द्वारा, चोरों के द्वारा। और उसकी जो बिलोंगिंग्स थी ना, हर बिलोंगिंग लाइंग एवरीवेयर, उसकी बिलोंगिंग्स जो है हर जगह लाई कर रही थी। एक्चुअल में मुझे यहाँ पे एस लगाना चाहिए था, बिलोंगिंग के आगे एस आता है और यही अपना क्वेश्चन था, तो वॉज नहीं आएगा यहाँ पे, अगर एस लगेगा। बिलोंगिंग तो वैसे भी एस लेता ही है, एस के बिना नहीं आता, तो बिलोंगिंग्स वर लाइंग एवरीवेयर, ऐसा सेंटेंस बनना चाहिए। समझ गए ना, बिलोंगिंग्स प्लूरल है, हमेशा प्लूरल की तरह यूज होता है, तो मैं साथ में क्या लगाऊंगा, इसके वर लगाऊंगा, वॉज को नहीं लगाऊंगा। एस लगता है इसके साथ हमेशा, सिंगल बिलोंगिंग जो है आप कहीं भी देखोगे नहीं इस वर्ड को, बिलोंगिंग कहीं नहीं लिखा होगा। आगे बढ़े। There has been a large number of fighters and soldiers in the history, but nobody matches the skill of Spartacus. हिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्जर्स, सोल्जर्स और फाइटर्स हुए हैं, फौजी हुए हैं और लड़ाक हुए हैं, पर आज तक स्पार्टाकस जैसा कोई नहीं हुआ, कोई भी मैच नहीं करता उसकी स्किल्स को। अब एक सेंटेंस है, अब देखो, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, बताया ना मैंने आपको, हमेशा लेता है प्लूरल वर्ब। अगर ये प्लूरल वर्ब लेता है तो मतलब ये प्लूरल है ना, अ नंबर ऑफ फाइटर्स, अ नंबर ऑफ सोल्जर्स। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हैज़ नहीं, यहाँ लगेगा हैव। समझ गए ना, हम बता रहे हैं यही कि देयर, हैज़ या हैव बीन के बाद में जो चीज़ आती है उसके हिसाब से वर्ब लगती है। यहाँ पे अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, तो मैंने हैज़ की जगह यहाँ पे लगा दिया है। समझ गए ना, चारों सेंटेंस हो गए क्लियर। अब देखो ये 4 सेंटेंसेस को मैंने और लिखा है, 5 लिखे हैं इनफैक्ट, 5 सेंटेंसेस को आपको करना है सॉल्व। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तसल्ली से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इन 5 सेंटेंसेस के अंदर एडिशनल एरर्स कम से कम 2 हैं, बल्कि 3 होंगी इनफैक्ट, है ना, 3 एरर्स है शायद। 5 सेंटेंसेस को आपको सॉल्व करना है। एडिशनल एरर्स पुराने कॉन्सेप्ट्स की हैं, उनको भी लगा करके आपको सॉल्व करना है और फटाफट कमेंट सेक्शन में डालो। आज से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो क्विज़ के क्वेश्चंस होंगे उनको मैं कमेंट में डाल दिया करूँगा, फर्स्ट कमेंट में, है ना। फर्स्ट कमेंट से आप उसके आसपास चेक कर लें, अपने आसपास भी जरूर डालें। तो पहले अपने डालना, फिर मेरा चेक करना, ऐसा नहीं हो मेरा चेक करके आगे निकल जाओ, अपना आंसर जरूर मुझे बताना। चलो आगे बढ़े, फटाफट से करेंगे। जस्ट अ मिनट, कह रहा, हाँ। वंस अ सिग्निफिकेंट आउटब्रेक स्टार्ट्स, इट लास्ट फॉर अबाउट 2 years एंड देन देयर इज ए क्वाइटस फॉर अबाउट 8 years। एक बार जब एक सिग्निफिकेंट आउटब्रेक स्टार्ट होती है ना, बहुत तेज़ी से फैलाव स्टार्ट होता है, तो ये लास्ट करता है, ये लंबा खींचता है 2 सालों तक, है ना। तो मतलब 2020 में है ना, तो 21 में भी टिड्डू दल आएगा, तो 20 और 21 2 साल चलेगा ये, कह रहा। और फिर उसके बाद है ना क्वाइटस होता है, मौत जैसी शांति होती है,
लगभग 8 सालों के लिए, है ना। फिर 8 सालों के लिए कुछ भी नहीं होता है, ये हमें आज तक मालूम है इस चीज़ के बारे में। ध्यान देना, देयर के बाद में ईज लगाया है क्योंकि क्वाइटस के लिए ईज आया है, देयर के लिए नहीं है। क्वाइटस क्या है? मौत जैसी शांति, है ना। ये पीछे एस जरूर आ रहा है पर इसको प्लूरल मत समझ लेना। क्वाइटस एक वर्ड है, इसका मतलब क्या है? मौत जैसी शांति। ये वर्ड ऐसे बना है, क्वाइट अस, हमें क्वाइट कर दो, हमें मौत दे दो, है ना। वहीं से ये मौत जैसी शांति से बनाए। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे एलडीओ ऑफिशियल्स से दैट द स्वाम बिल्डिंग अप इज पोटेंशियली द वर्स्ट इन डेकेड्स। ये ऑफिशियल्स ऐसा कहते हैं, जो स्वाम आ रहा है, जो बेबी आ रही है, जो बड़ा सा फ्लॉक आ रहा है और जो बिल्डअप हो रहा है अभी, है ना, तैयार हो रहा है, वो पोटेंशियली संभावित तौर पे द वर्स्ट है इन डेकेड्स में। आज तक दसियों सालों में ऐसा हमने देखा नहीं है, ना सोचा है। समझ गए? द वर्स्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री अपने से पहले द लेगी, स्पेशली कुछ केसेस को छोड़ करके। आज केसेस नहीं बता रहा हूँ, जिनको केसेस भी याद हैं मेरे बताए हुए, एक बार माइंड में रिवाइज करो कब सुपरलेटिव डिग्री से पहले द नहीं लगता, कौन से केसेस के अंदर। बढ़ेंगे आगे, फिर ले लूँगा किसी चैप्टर में। मैं कह रहा इट इज़ अ टेस्टिमनी टू इट्स डिवास्टेटिंग पोटेंशियल दैट एन ऑर्गन piece of legislation, the East Punjab Agriculture Pest Disease and Noxious Weeds Act 1949 has a provision। सेंटेंस लंबा है, इतना ही पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहे ये टेस्टिमनी है। टेस्टिमनी क्या होती है? टेस्टिमनी होती है गवाही, सबूत, प्रमाण, है ना। कह रहा ये ऐसी चीज़ की गवाही है, सबूत है, और किसका? इसकी डिवास्टेटिंग पोटेंशियल का, इस टिड्डी दल की जो ताकत है ना, पोटेंशियल, और कैसी डिवास्टेट करने वाली, डिस्ट्रक्शन को फैलाने वाली। कह रहे ये उसका ये गवाह है। क्या? दैट वो ये चीज़ कि एक आर्केन पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, एक बड़ा ही मिस्टीरियस सा टुकड़ा है कानून का। और कौन सा? ये उसका नाम है इस एक्ट का। कह रहे इसमें एक प्रोविज़न है, हैज़ अ प्रोविज़न। इस लेजिस्लेशन में एक ऐसी कलम है, एक ऐसी धारा है। अच्छा कौन सी धारा? अभी आगे बताएगा। वेयर बाय, जिसके अंदर अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर can call upon any male person not below the age of 14 years resident in the district to render all possible assistance। जिसमें कलेक्टर साहब कॉल अपॉन कर सकते हैं, बुला सकते हैं किसी भी मेल पर्सन को जो 14 साल से कम का नहीं है और रेसिडेंट है इस डिस्ट्रिक्ट का। ऐसा नहीं है कोई बाहर से मिलने आया हो, उसी डिस्ट्रिक्ट का हो। कह रहा है उसको बुला सकते हैं, कॉल अपॉन कर सकते हैं, और क्या करने के लिए? देने के लिए सारी की सारी पॉसिबल असिस्टेंस को। उसको बुला के यूँ कह सकते हैं आज रात तू पहरा देगा इस खेत के ऊपर, टिड्डी आए तो उनको मारेगा। समझ गया ना। कह रहा और क्या कर सकते हैं? एंड देयर इज़ पोटेंशियल इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू अबाइड बाय द लॉ। और वहाँ पे पोटेंशियल इम्प्रिजनमेंट भी है, संभावित कारावास भी है, जेल की सज़ा भी है, अगर नाकामयाब होते हो आप अबाइड बाय करने से, लॉ को, कानून को ना मानने से। समझ गए सेंटेंस को? देखो लंबा सेंटेंस है, डरना मत, सारे पीस मैंने खोल के बता दिए हैं। रिपीट करता हूँ एक बार, बच्चों वाला सेंटेंस है। कह रहा है ये ऐसी चीज़ की गवाही है, किसकी? इसकी डिवास्टेटिंग पोटेंशियल की, इसकी ताकत की, डिस्ट्रक्शन वाली, टिड्डियों की, कि एक बहुत ही मिस्टीरियस सा पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। हमें नहीं पता किसने क्या सोच के बनाया था, आर्केन है, हमारी समझ से बाहर है। अच्छा कौन सा है? जिसका नाम है ये। कह रहा है इसमें एक प्रोविज़न है, इसमें एक ऐसी जो है धारा कलम है जिसके अंदर कलेक्टर साहब कॉल अपॉन कर सकते हैं, बुला सकते हैं किसी भी मेल पर्सन को जो 14 से ऊपर की एज का है, 14 से कम की एज का नहीं है और रेसिडेंट है उस डिस्ट्रिक्ट का, कि वो रेंडर करे, दे दे सारी की सारी पोटेंशियल असिस्टेंस को, अपनी सारी हेल्प को जो सरकार उससे मांगे। और कह रहे हैं वहाँ पे एक पोटेंशियल इम्प्रिजनमेंट भी है, संभावित जेल की टर्म भी है, अगर आप नाकामयाब होते हो अवॉइड बाय करने से, लॉ से, अगर कानून को फॉलो आप नहीं करते हो, कलेक्टर साहब की जो है फ़ोन नहीं उठाते हो। समझ गए सेंटेंस को? कह रहा है एक ऐसा जो है मिस्टीरियस सा लेजिस्लेशन भी है। अब आ जाओ सेंटेंस की ग्रामर वोकैबुलरी में, ध्यान से देखते जाना। टेस्टिमनी के बाद में टू भी आता है, टेस्टिमनी के बाद में ऑफ भी आता है। अब कन्फ्यूजन हो जाएगी, सर फिक्स्ड प्रपोजिशन है, कभी टू लगा देते हो, कभी ऑफ लगा देते हो, क्या करें? अगर ऑफ आएगा तो पर्सन आएगा, टू आएगा तो चीज़ आएगी, इसका मतलब भी अलग अलग है। टेस्टिमनी ऑफ मोहन का मतलब है मोहन की गवाही, जो गवाही मोहन ने दी है, गवाही में जो बात मोहन ने की है। टेस्टिमनी ऑफ मोहन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस केस, इस केस में मोहन की गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? तो ये तो ऑफ काम करता है इस तरह से, ऑफ प्लस में पर्सन टेस्टिमनी के बाद। और टेस्टिमनी टू के बाद होता है किस चीज़ की गवाही दी? मोहन हैज़ गिवन अ टेस्टिमनी टू द मर्डर कैरिड आउट बाय सोहन। मोहन ने टेस्टिमनी दे दी है, गवाही दे दी है उस कत्ल की जिसको सोहन ने किया था। तो ऑफ के बाद में टेस्टिमनी देने वाला,
टू के बाद में जिस चीज़ की आपने गवाही दी है उस चीज़ की बात करते हैं। तो फिक्स प्रेपोजिशन है पर दोनों का मतलब अलग अलग है, ऑफ भी आता है और टू भी आता है। समझ गए ना? आगे बढ़ें। आर्गेन ऐसी चीज़ जो आपकी समझ से बाहर हो। आप कभी कभार बोलते हो ना यार तेरे बस का नहीं है, तू छोड़ इसको, उसको कहते हैं आर्गेन। दिस थिंग इज आर्गेन टू यू, आपकी चीज़ समझ से बाहर है। इसके लिए एक और वर्ड भी है, इजोट्रिक। इजोट्रिक इसका मतलब ये होता है आपकी समझ से बाहर। अच्छा और देख लो, वेयर बाय जिसके अंदर या जिसके द्वारा। कॉल के साथ में 6 फ्रेजल वर्ब बनती हैं, 5 या 6। कॉल ऑन, कॉल अपॉन, कॉल फॉर, कॉल अप, कॉल इन, कॉल एट। 5 सेकंड का मैं गैप ले रहा हूँ यहाँ पे, स्क्रीन को फ्रीज करना। 3 बार मैं बता चुका हूँ आपको पिछले 15-20 दिनों के अंदर। आपको 6 में से कितनी याद है? एक बार आप कोशिश करो, फिर मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। चलो कोशिश करना है क्योंकि बता चुका हूँ मैं, ये अब आपको ही करना है। कॉल ऑन अपॉन का मतलब होता है किसी आदमी को बुलाना। कॉल फॉर होता है किसी चीज़ को बुलाना। दे कॉल्ड फॉर ए स्ट्राइक, उन्होंने एक स्ट्राइक का आह्वान किया। समझ गए ना? कॉल फॉर करके कह दिया, डिमांड कर दी एक स्ट्राइक को शुरू करो। और कॉल अपॉन का मतलब क्या है? द पीएम कॉल्ड अपॉन द पीपल ऑफ द कंट्री। अच्छा कॉल एट का मतलब क्या होता है? किसी गाड़ी का, बस का या किसी भी चीज़ का थोड़ी जगह के लिए, थोड़े वक्त के लिए किसी चीज़ पर रुकना। शताब्दी एक्सप्रेस कॉल्स एट जयपुर फॉर 5 मिनट्स। समझ गए ना? कॉल एट बड़ी खास फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखना इसका। कॉल इन करने का मतलब होता है किसी प्रोफेशनल को बुलाना। आई कॉल्ड इन अ डॉक्टर, डॉक्टर साहब को मैंने बुलाया, किसी काम के लिए बुलाया डॉक्टर साहब को, प्रोफेशनल है, प्रोफेशन के हिसाब से बुलाया है। कॉल इन किसी को, किसी बढ़ई को, कारपेंटर को, किसी प्लम्बर को बुलाना। कॉल अप होता है किसी को फ़ोन करना। शी कॉल्ड अप हर कजिन, उसने अपने कजिन को फ़ोन किया। देखो सब के सब कॉल से बनी है, एक बार सीख लो, 4-5 बार रिवाइज कर लो, हमेशा याद रहेगी। मैं इसलिए बार बार रिवाइज करवाता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अबाइड बाय भी फिक्स प्रपोजिशन होती है, अबाइड लगा तो बाय जरूर आएगा। ऐसे ही इसका सिनोनिम है अडर, उसके बाद में टू जरूर आएगा। अबाइड बाय इज इक्वल टू अडर टू, दोनों के बाद फिक्स हैं प्रपोजिशंस। कह रहा एंटिक्वेटेड एज इट मे साउंड, it is a reminder that humanity's oldest blights, plague, pestilence will never be eliminated। कह रहा है जितना भी ये पुराना लगता हो हमें, एंटिक्वेटेड एज इट में साउंड। एंटिक्वेटेड जानते हैं ना, एंटिक्विटी क्या होती है? पुरानी चीज़ें। कितना भी ओल्ड फैशन हमें लगता हो, ऑब्सोलीट लगता हो, प्रचलन से बाहर लगता हो, एनाक्रोनिस्टिक लगता हो, टाइम के हिसाब से गलत लगता हो, इतना ये ऐसे में साउंड करता हो। कह रहे ये एक रिमाइंडर है हमारी ह्यूमैनिटी की, मानव जाति की सबसे पुरानी बीमारियों का, ओल्डेस्ट ब्लाइट्स का। ब्लाइट क्या होती है? आपकी बीमारी, आपकी परेशानी। अच्छा कौन सी है? प्लेग और पेस्टिलेंस। पहली है प्लेग मतलब बीमारी, दूसरा है पेस्टिलेंस मतलब महामारी। कह रहे प्लेग और पेस्टिलेंस नाम की 2 चीज़ें जो इंसान की सबसे पुरानी आफतें हैं, उसका रिमाइंडर है। कह रहे ये जो आफतें हैं ना, विल नेवर ट्रूली बी एलिमिनेटेड, ये कभी भी, ट्रूली कभी भी एलिमिनेट नहीं होंगी, इनको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस लॉ को देख करके हमें ये फील होता है। समझ गए सेंटेंस को? सेंटेंस में देखने वाले वर्ड बता दूं मैं, एंटिक्वेटेड बता दिया आपको, सारे सिनोनिम है इसके, जो चीज़ अब प्रचलन में ना हो। ब्लाइट मैंने बता दिया, आपकी परेशानी, आपकी आफत। प्लेग, वैसे तो प्लेग बीमारी होती है, पर आप किसी भी बीमारी को आज प्लेग बोल सकते हो, है ना? आप ऐसा भी बोल सकते हो, मलेरिया इज़ प्लेगिंग इंडिया राइट नाउ। मलेरिया इंडिया को बहुत परेशान कर रहा है, बीमारी बन करके आ गया है। पेस्टिलेंस होती है बहुत बड़ी बीमारी, महामारी को बोलते हैं पेस्टिलेंस। आगे बढ़े। कह रहे द ब्रीडिंग लॉकस्ट विच स्वेटन फार्मिंग आर एन इंटरेक्ट फॉलआउट ऑफ वार्मिंग इंडियन ओशन। ये ब्रीड करते हुए, मशरूम करते हुए जो लॉकस्ट है ना, बॉर्जियस लॉकस्ट हैं, बहुत तेज़ी से जो ब्रीड करते हैं, फैलते हैं। कह रहे जो कि थ्रेटन करते हैं, चुनौती देते हैं कृषि को। क्या है ये? कह रहे ये आर हैं एक इनडायरेक्ट, एक जो है ना टेढ़ी उंगली वाला, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। और क्या है? फॉल आउट। फॉल आउट होता है किसी चीज़ का बैड इफेक्ट, तो एक इनडायरेक्ट बैड इफेक्ट है वार्म होते हुए इंडियन ओशन का, हिंद महासागर का। कह रहा एज सम मीटियोलॉजिस्ट सजेस्ट, जैसा कि कुछ मीटियोलॉजिस्ट जो है ना, मौसम विज्ञानी जो हैं, सजेस्ट भी करते हैं। तो कह रहा इंडियन ओशन गर्म हो रहा है, आप घरों में एसी कूलर चला रहे हो, सड़कों पे बहुत सारा धुआं वाहनों से निकल रहा है, इस वजह से ये लोकस्ट ब्रीड कर रहे हैं। कहने का मतलब ये सेंटेंस में देखने वाली चीज़ फॉल आउट, कल ये वर्ड आया था, रेमिफिकेशन, इम्प्लीफिकेशन, फॉल आउट, तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ के बैड कॉन्सिक्वेंसेज, बुरे परिणाम। आगे देखो, लास्ट ईयर देयर वर फियर्स दैट द मानसून में फॉल शॉर्ट बिकॉज ऑफ एन निनो और वार्मिंग ऑफ द इक्वेटोरियल पैसिफिक। पिछले साल फियर्स थे। अब देखो वर आया ना, वर क्यों आया? देर के हिसाब से नहीं, फियर्स के हिसाब से। पिछले साल भी ऐसे डर थे कि जो मानसून है ना, वो हो सकता है फॉल शॉर्ट हो जाए, हो सकता है वो उम्मीदों पे खरा ना उतरे। फॉल शॉर्ट होना मतलब उम्मीदों पे खरा ना उतरना। और किसके कारण?
एक अल नीनो नाम की फिनोमिना के कारण, और कह रहा है किसके कारण, या इसका दूसरा नाम है वार्मिंग ऑफ इक्वेटोरियल पैसिफिक, प्रशांत महासागर के इक्वेटोरियल भूमध्य रेखा के आसपास के रीजन के वार्मिंग होने का। ये आप थोड़ा सा साइंस पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा अल नीनो क्या होता है। उल्टी जल धाराएं चलती हैं, प्रशांत महासागर गर्म हो जाता है और इंडिया से बारिश ले जाता है। तो पिछले साल भी ऐसे फियर्स थे। सेंटेंस पे देखने वाला कुछ है नहीं, फॉल शॉर्ट देख लेना, फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज़ का आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरना। हाउएवर देयर वॉज एन एक्सट्रीम फ्लिप, कह रहा फिर भी हालांकि एक एक्सट्रीम फ्लिप वहाँ पे आया। फ्लिप क्या होता है, 180 डिग्री रिवर्सल, एकदम जो पलटवार बोलते हैं ना उसको कहते हैं फ्लिप। कह रहा इस फियर्स के बाद में एक पलटवार आया, एकदम फ्लिप आया। हुआ क्या, कह रहा बाय जुलाई it was evident that a positive Indian Ocean dipole or relatively high temperature in the Western Indian Ocean was in the works। जुलाई के टाइम ये चीज़ साफ हो गई, it was evident, कि एक सकारात्मक पॉजिटिव इंडियन ओशन का डायपोल, ये आपको देखना पड़ेगा डायपोल क्या होता है, आप नेट पे सर्च करें। एक सकारात्मक इंडियन ओशन डायपोल जो है ना, जो कि या तो रिलेटिवली ज़्यादा टेम्परेचर वाला भी है, ज़्यादा तापमान वाला भी है, किसमें, वेस्टर्न इंडियन ओशन में, ये वॉज इन द वर्क्स था, अपने काम पे लगा हुआ था। पहले पता चला अनलिलो आएगा, बारिश नहीं होगी गुजरात राजस्थान में, अरेबियन सी से जो मानसून आता है उससे कुछ नहीं होने वाला। बाद में पता लगा उसी अरेबियन सी के नीचे इंडियन ओशन में टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से अल नीनो हो गया फेल। अब जो बारिश होनी थी ना उससे डबल बारिश होगी। तो जुलाई में हमें पता लगा ज़्यादा टेम्परेचर के कारण ये सारा काम जो है उल्टा हो गया। अब आ जाओ सेंटेंस के अंदर, ग्रामर पे अच्छी ग्रामर है। देखो ये डायपोल वाइपोल में ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ, फिर ये क्लास किसी और चीज़ की हो जाएगी। मेरे पास टाइम बहुत नहीं है और आपके पास भी बहुत नहीं है, तो आप खुद इन चीज़ों को सर्च करें, है ना। सब चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। रिलेटिवली हायर जो लिखा है वो एक एरर है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। रिलेटिवली कंपैरेटिवली के साथ में कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती। क्यों नहीं आती, देखो रूल तो सबको पता है, रट्टे तो सब मार सकते हैं। आप मेरी क्लास पढ़ रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए क्यों नहीं आती। इसलिए नहीं आती क्योंकि रिलेटिवली और कंपैरेटिवली भी कंपैरिजन करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री भी कंपैरिजन करती है। फॉर एग्जांपल एसएससी के एग्ज़ाम में कह रहा हूँ कंपैरेटिवली ईजियर होते हैं। एसएससी के एग्ज़ाम जो है तुलनात्मक रूप से इजी होते हैं, मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ। किससे होते हैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ तुलनात्मक रूप से इजी होते हैं। ईजियर भी लगा दिया, ईजियर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा इजी। कंपैरेटिवली भी बता दिया, मतलब तुलनात्मक रूप से। कहने का मतलब क्या, दोनों वर्ड कंपैरिजन कर रहे हैं, इस वजह से ये रूल बना है, इनको कभी साथ में नहीं लेना। अच्छा सर सोल्यूशन क्या है इसका, सोल्यूशन ये है एरर वाले क्वेश्चन में तो इसको मार्क करेंगे, और अगर आपको एरर करेक्ट करनी हो तो आप क्या करेंगे, ईजियर को ईजी में बदल देंगे, कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदल देंगे। अब इसी रूल के अंदर एक एक्सेप्शन भी है। अगर सेंटेंस ऐसा हो एसएससी के एग्ज़ाम जो हैं वो कंपैरेटिवली ईजियर है बैंक के एग्ज़ाम से, अगर यही रूल मैं यहाँ लगा दूँ तो ईजियर का ईजी बना दूँगा, उसके बाद प्रॉब्लम ये होगी देन नाम की जो कंजंक्शन है ना कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं आती, मतलब कंपैरेटिव डिग्री के बिना नहीं आती। तो मतलब इस ईजियर को तो हटाया जा नहीं सकता। अब क्या करें, कंपैरेटिवली के साथ ईजियर नहीं आ सकता, देन के बिना, ईजियर के बिना देन नहीं आ सकता। अगर इसको ईजी बना दें तो ये पूरा हट जाएगा, पूरा हट जाएगा तो सेंटेंस का मतलब बदल जाएगा। इसमें प्रॉब्लम जो आपकी ऐसे सॉल्व होगी, यहाँ पे आप कंपैरेटिवली को हटा दो, सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदला, क्योंकि कंपैरेटिवली भी ईजियर ही बता रहा था और ईजियर भी ईजियर ही बता रहा है, दोनों कंपैरिजन ही तो करते हैं। तो एसएससी एग्जाम्स आर ईजियर देन बैंकिंग एग्जाम्स। तो ये इसकी एरर है, इसको माफ़ कर देते हैं, इसका एग्जाम नहीं है, आपका एग्जाम है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिलेटिवली हाई टेम्परेचर इन वेस्ट इंडियन ओशन आना चाहिए था, क्योंकि अगर देन यहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो। कह रहा दिस लेड टू record breaking rainfall in India, then a cause for cheer as well as in Eastern Africa। कह रहे ये चीज़ लीड कर गई हमें एक ऐसी रेनफॉल की तरफ, बारिश की तरफ इंडिया में जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी, आज तक की नहीं हुई, सारा रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। और फिर एक कॉज बन गया, एक कारण बन गया चीयर का, खुश जो है खुश मिजाजी का। और कह रहे साथ ही साथ ईस्टर्न अफ्रीका में, इंडिया में नहीं, हमारे ईस्टर्न अफ्रीका जो है दुनिया का, वहाँ भी बहुत खुशहाली हुई इस बारिश के कारण। समझ गए ना, लीड के बाद हमेशा टू लगाएं, फिक्स प्रपोजिशन है। कट बट मॉइस्ट अफ्रीकन डेजर्ट्स प्रेसिपिटेटेड लोकस ब्रीडिंग एंड फेवरेबल रेन बेरिंग विंड्स एडिड देयर ट्रांसपोर्ट्स टवर्ड्स इंडिया। कह रहा लेकिन जो ये नम अफ्रीकन डेजर्ट्स है ना, देखो खूब बारिश हुई अफ्रीका में, इंडिया में सब खुश हो गए, लेकिन बारिश के बाद नम हो गए अफ्रीका के डेजर्ट, और इन्होंने प्रेसिपिटेट कर दिया, इन्होंने तेज़ी से कर दिया किसी काम को, और किसको, लोकस की ब्रीडिंग को। लोकस तेज़ी से पैदा होने लगे, और क्या कर दिया, फेवरेबल जो रेन थी ना, और कैसी फेवरेबल विंड ऐसी जो रेन को बेयर करने वाली थी, अपने साथ रेन को लेकर के आने वाली थी,
उसने ऐड कर दिया, हेल्प कर दिया इन लोकस के ट्रांसपोर्ट को इंडिया के तरफ। तो बारिश हुई, वहाँ पे लोकस पैदा हुए, इस बारिश ने और तेज़ी से उनको पैदा किया, फिर हवा चली जिसमें जो रेन थी उस हवा के साथ ही इंडिया में अपने राजस्थान में आज पहुँच गए हैं। समझ गए सेंटेंस को? प्रेसिपिटेट यही होता है किसी चीज़ को तेज़ करना, एक्सपीडाइट करना। एक्सपीडाइट वर्ड आपको मैंने बताया ना, किसी चीज़ को फटाफट करना, एक्सपीडाइट करना। बढ़े आगे, कह रहा ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ कोरोना वायरस क्वारंटाइंस meant that routine coordination activities involving India, Pakistan and Afghanistan regarding spraying pesticides were halted। दूसरी तरफ कोरोना वायरस से आने वाले जो क्वारंटाइन थे ना, या यूँ कह दो लॉकडाउन्स थे, उनका मतलब ये निकला कि जो रूटीन की जो कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी थी ना इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, इन पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने की, वो हो गई हॉल्ट। सब कोरोना वायरस में लगे हुए थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, किसी ने टिड्डियों की सुध ली नहीं तो अपने पहले ही फसलों पे पेस्टिसाइड जो है ना छिड़क के आज इनको सबको इम्यून बना देते टिड्डियों से। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस की सब्जेक्ट वर्ब को पकड़े जाएं। कह रहा वाइल इट इज़ सम कम्फर्ट दैट देयर इज़ नाउ लिमिटेड स्टैंडिंग क्रॉप इन इंडिया। कह रहा जहाँ ये चीज़ कंफर्ट वाली है, देयर इट इज़ सम कम्फर्ट, थोड़ा सा आराम है, दैट वो इस चीज़ का कि लिमिटेड क्रॉप ही स्टैंड कर रही है। देयर इज़ नाउ लिमिटेड क्रॉप स्टैंडिंग इन इंडिया, अभी बहुत ही कम फसल खड़ी है इंडिया में इन टिड्डियों को खाने के लिए। कह रहा फोरकास्ट आर फॉर गुड रेन्स इन राजस्थान एंड पैराडॉक्सिकली कंड्यूसिव कंडीशंस फॉर लॉकस ब्रीडिंग ड्यूरिंग द सॉइंग सीजन। फोरकास्ट ये है कि रेन्स बहुत अच्छी होंगी राजस्थान में, और हंसी की बात ये है, बिल्कुल उल्टी पैराडॉक्स वाली बात यह है कि अच्छी हेल्पफुल कंडीशन है ना किसके लिए, लोकस ब्रीडिंग के लिए, लोकस की जो है पनपने के लिए ड्यूरिंग द जो है सोइंग सीजन, जो बोने का सीजन है उसके दौरान। समझो इस सेंटेंस को, बहुत अच्छा सेंटेंस है। कह रहा है ज़रूर थोड़ा कंफर्ट है कि लिमिटेड क्रॉप की स्टैंडिंग होगी इंडिया के अंदर, ज़्यादा क्रॉप लोकस के खाने के लिए नहीं है, लेकिन फोरकास्ट आगे की भविष्यवाणी है बहुत अच्छी रेंज की राजस्थान के अंदर, और यही रेंज है, यही फोरकास्ट है कि जो पैराडॉक्सिकली कंड्यूसिव कंडीशंस को बनाएगी लॉकस की ब्रीडिंग के लिए सोइंग सीजन के दौरान। तो कह रहे अभी अच्छी रेन होगी और उसी में फिर से लॉकस पैदा होंगे, और यही फिर जो फसल जो खड़ी होगी राजस्थान में, एमपी में, उनको खाएगी आकर के। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, ये देयर के बाद इस क्यों आया, लिमिटेड स्टैंडिंग क्रॉप के हिसाब से है। फोरकास्ट एक ऐसा वर्ब है, यहाँ पर नाउन की तरह यूज हो रहा है ना, फोरकास्ट एक ऐसा वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म्स एक ही होती हैं, फोरकास्ट, 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 याद रखिए हमेशा। कंड्यूसिव वो चीज़ होती है जो हेल्पफुल होती है, सपोर्टिंग होती है आपके लिए, है ना। आगे बढ़े, कि लेस हाइटेंड एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज दैट इट मे लिंक डेस्परेट डिजास्टर्स, फ्लड्स, पैंडेमिक्स एंड पेस्टिलेंस, एम्पलीफाइंग द पोटेंसी ऑफ ईच। कह रहा है एक कम हाईलाइटेड एस्पेक्ट जो है ना, जिस पे ज़्यादा नज़र नहीं गई है, ऐसा एक एस्पेक्ट, ऐसा इसका पहलू, किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। कह रहा है एक ऐसा पहलू है इसका जिस पे ज़्यादा नज़र सबकी गई नहीं है, वो क्या है, ये लिंक कर सकता है ऐसे डिजास्टर्स को, ऐसे तूफानों को, ऐसी आफतों को जो डिस्परेट हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हुई, जो एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। तो कह रहा है एक दूसरे से नहीं मेल खाने वाली आफतों को भी ये कर देता लिंक, क्या, ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो ये कौन कौन सी हैं, एक है बाढ़, दूसरा है महामारी, और तीसरा है पेस्टिलेंस। कह रहा है ऐसी तीनों चीज़ें जो है ना, एक अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, ये तीनों की तीनों हो जाती हैं एक दूसरे से लिंक। और कैसे होती हैं, एम्पलीफाइंग द पोटेंसी ऑफ ईच, हर एक की पोटेंसी को एम्पलीफाई करते हुए, एडअप करते हुए, बढ़ाते हुए। समझ गए ना। अगर कोरोना वायरस की पैंडेमिक के दौरान टिड्डे आ गए तो टिड्डे की बीमारी और बड़ी लग रही है हमें, तो एक दूसरे की बीमारियाँ, एक दूसरे की जो पोटेंसी है, ये सारी की सारी बीमारियाँ एक दूसरे को बढ़ा देती हैं। आगे बढ़ते हैं, डिस्परेट वर्ड को नोट करें। डेस्परेट अलग होता है, होपलेस। डिस्परेट का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल अलग हो, डिफरेंट हो एक दूसरे से। कह रहा है इम्प्रूव्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ध्यान देना इस सेंटेंस में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इम्प्रूव्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ओनली मेकिंग इट क्लियरर दैट मैन्स फॉलीज ट्रांसेंड बॉर्डर्स। कह रहा बढ़ा हुआ साइंस और टेक्नोलॉजी सिर्फ इस चीज़ को क्लियर कर रहा है, और ज़्यादा क्लियर कर रहा है, साफ कर रहा है कि आदमी की बेवकूफ़ियाँ हैं ना, वो ट्रांसेंड होती है बॉर्डर से, वो बॉर्डर के पार भी जाती हैं। ऐसा नहीं है यूपी में कुछ कर दिया तो उसके फॉल आउट आपको भूटान में देखने को नहीं मिलेंगे या अफगानिस्तान में देखने को नहीं मिलेंगे। टेक्नोलॉजी और साइंस हमें यही बता रहे हैं, आप कहीं भी कोई भी बेवकूफ़ी कर डालो, पूरी दुनिया उसका हर्जाना भुगतती है। ट्रांसेंड वर्ड को नोट करें, गो बियॉन्ड होना, पार जाना किसी चीज़ के। सेंटेंस के अंदर देखने वाली चीज़, फॉली वर्ड आपने देख लिया ना, बेवकूफ़ी कहते हैं फॉली, फॉली से ही फूल नाम का वर्ड बना है पागल। देखो इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ है साइंस और टेक्नोलॉजी, ये तो दो चीज़ें हैं।
साइंस अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है। कैसे? बीच में एंड भी लगा हुआ है, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर ये दो अलग चीज़ें हैं, बीच में एंड लगा हुआ है, फिर भी मैं इस क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पे? यहाँ तो आर आना चाहिए ना। दो चीज़ों के लिए हमेशा आर लगता है, एक से ज़्यादा के लिए हम यहाँ पे फिर भी लगा रहे हैं इस। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, जिन लोगों ने ग्रामर वीडियोस को फॉलो किया अच्छे से, वो अच्छे से जानते हैं। बाकी खुजा रहे हैं सर को, फिर सर खुजाओगे, फिर बोल रहा हूँ ग्रामर वीडियोस को लॉजिक के साथ फॉलो करो, मैंने बना रखी चैनल पे रखी है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगेगा, थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ मैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो एंड से जुड़ने के बावजूद सिंगुलर ही बिहेव करते हैं। आपको ऐसे 3 नाउन्स के मुझे 3 पेयर्स के एग्जांपल्स देने हैं, है ना। जैसे यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक पेयर है, ऐसे 3 पेयर्स आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओगे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को मेरे साथ सीखा है। अभी मैं लास्ट में बता दूंगा वीडियोस कहाँ रखी हैं, पहले फटाफट पूरा कर लें इसको। दिस मेक्स इट नेसेसरी टू अबेंडन एनी टेरिटोरियल ब्लेम गेम एंड फोकस ऑन पॉलिसीज दैट विल इंश्योर एन इक्विटेबल सस्टेनेबल फ्यूचर। कह रहे ये चीज़ बना देती है इसको नेसेसरी, बड़ा ज़रूरी। और क्या? अबेंडन कर दें, छोड़ दें, रिलिंक्विश कर दें, त्याग कर दें, एश्यू कर दें कोई भी टेरिटोरियल ब्लेम गेम को, जो टेरिटरी से रिलेटेड जो एक दूसरे पे ब्लेम लगाने का गेम है, ये तेरा बॉर्डर वो मेरा बॉर्डर, कह रहे ये चीज़ इस चीज़ को नेसेसरी करती है। अच्छा, और क्या करें? फोकस करें उन पॉलिसीज़ पे जो इंश्योर करेंगी, पक्का करेंगी एक ऐसे फ्यूचर को जो इक्विटेबल भी होगा, सबके लिए बराबर होगा, और सस्टेनेबल भी होगा, जो लंबे समय तक चलने वाला है। ऐसा फ्यूचर जो लंबा चलेगा, जो जल्दी ख़त्म नहीं होगा, सस्टेनेबल होगा। समझ गए सेंटेंस को? सिंपल सेंटेंस था लास्ट। एडिटोरियल मैं बोलूँगा सिंपल ही आज का। थोड़ी सी ग्रामर अच्छी है, पर अच्छी बात है ना, ग्रामर अच्छी होगी तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स आप सीखोगे या पुराने होंगे रिवाइज। अब बता देता हूँ मैं आपको, ग्रामर वीडियोस को ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, सब ऑलरेडी अलग से कवर कर चुका हूँ सिस्टमेटिकली। ऐसे कवर किया है मैंने, अगर आपने 8वीं पास की है ना, आप उन वीडियोस को सीख करके एसएससी के एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हो और कम से कम कट ऑफ से अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ज़्यादातर मेंबर्स बना चुके हैं, अगर आप रह गए हैं ना तो चैनल पे जा कर के फॉलो कर सकते हैं इन वीडियोस को। चैनल के होम पेज पे जाएं, सबसे ऊपर रखी है मैंने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यहाँ से शुरू हो रही हैं, 14-15 वीडियोज़ हैं, सबको आप देखेंगे तो 10 से 12 घंटे लगेंगे। एक वीक मैं बोलूँगा डेडिकेट करें, हर वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट जो सीखें आप जो हैं सारे के सारे लॉजिक के साथ। चलिए इजाज़त लूँगा आपके साथ। अच्छा लगा हो तो अब इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। सर का भी ध्यान रखा करो, सर के चैनल का भी, चैनल आप ही सभी का है। साइनिंग आउट।